अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद ख़ान है और फ़िज़िक्स सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की इस चैप्टर 12 या चैप्टर 2 की तो गॉसियन लॉ की या गॉसियन सरफेस की जो हमारे पास दो एग्जांपल्स बाकी रह गई थी, हम उनको देखेंगे और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। और उसके बाद हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को समझेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसे कहते हैं वो हम इसमें देखेंगे और हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज के की वजह से। और फिर हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे इसमें और उसके बाद हम जो है वो रिलेशनशिप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट होता है एनर्जी वाला वो हम समझेंगे कि वो किसे कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है जिसमें हमें गॉसेस लॉ की जो सेकंड एग्जांपल है वो हमें इसमें देखनी है। तो जो सेकंड एग्जांपल है जिसमें हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बआसानी मतलब आसान तरीके से निकाल सकते हैं, वो उसमें जो सेकंड केस है उसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट थिन शीट है। ठीक है, एक इनफाइनाइट थिन शीट है, यानी कि बहुत पतली शीट है और बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा लंबी शीट है कि वो तकरीबन उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की शीट है जिसकी एक साइड पे जो है वो चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है, इसकी एक साइड पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी वो इस शीट के नॉर्मल होंगी। ठीक है, क्योंकि शीट इनफाइनाइट साइज़ की है तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से निकल रही होंगी वो सब की सब इस शीट पे नॉर्मल होंगी। ठीक है, चार्जेस क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस शीट पे तो इनमें से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब मुझे ये पता करना है कि इस शीट से एक सर्टेन डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P मौजूद है जहाँ पे मुझे इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ड्राइव करनी है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसका एक तरीका जो कि बहुत ज़्यादा टीडियस है और बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स है वो तो वही है कि हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करें और उस शीट पे जितने भी चार्जेस हैं उसको वन वन यानी कि हर चार्ज को इंडिविजुअली हम कंसिडर करें और उसकी वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पहले तो वो निकालें और फिर जब सारे चार्जेस की वजह से हम पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकाल लें तो फिर उसका वेक्टोरिकली सम करके उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, जो कि बहुत ज़्यादा टीडियस, बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे केस में हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब अच्छा, ये जो चार्जेस जो इस शीट पे यूनिफॉर्मली, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं तो इस पर एक कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि इसका जो पर यूनिट एरिया है उस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो सेम होगा पूरी शीट ओवर द एंटायर शीट। ठीक है, तो अब इसमें जो जो हम जिस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी वो हम अब निकालने जा रहे हैं। तो हम उसको निकालने के लिए जो हम हाइपोथेटिकल जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम इस केस में एज्यूम करेंगे वो एक सिलेंड्रिकल शेप की सरफेस है और इसमें जो है वो जो सिलेंडर है वो इस शीट के मतलब अंदर से पास हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी है तो हम एज्यूम कर सकते हैं। और ये जो सिलेंडर है उसके बिल्कुल बीच में वो शीट है और शीट के आइधर साइड पे जो है वो जो सिलेंडर का जो सिलेंड्रिकल का जो एंड है या उसका जो फेस है वो आइधर साइड पे r डिस्टेंस अवे है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो फेस है, ठीक है, जो उसका सर्कुलर फेस है वो जो है वो इस शीट से दोनों तरफ जो है वो r डिस्टेंस के फासले पर मौजूद है, यानी कि इस तरफ वाला जो फेस है वो भी r डिस्टेंस पे मौजूद है और जो बल्कि मैं अगर जो ये वाला फेस है वो भी इस शीट से r डिस्टेंस पे मौजूद है और जो ये वाला फेस है सर्कुलर फेस वो भी इस शीट से r डिस्टेंस के फासले पर मौजूद है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो फेसेस हैं वो r डिस्टेंस पे मौजूद है। बाकी ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है हमारी वो इस शीट से आर पार हो रही है और वो शीट जो है वो सिलेंडर के
बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जो है वो ये गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम कर ली है। अब इस गॉसियन सरफेस को अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो इसमें वो सरफेस जो कि मतलब ये सिलेंडर के जो लेंथ वाइज ये जो सरफेस है, यानी कि ये वाली, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जो ये वाली सरफेस है जिसको उन्होंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ भी है, तो इस सरफेस के लिए अगर मैं इस सरफेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स पे, तो हर एलिमेंट को जब मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा तो वो जो है वो जो इस चार्ज जो पॉजिटिव शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रही होगी शीट के नॉर्मल डायरेक्शन में, अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ तो जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगी हर एलिमेंट के लिए, तमाम एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल होगी, तो उसकी जो एरिया जो उसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी जो कि सरफेस के नॉर्मल होती है वो 90 डिग्री पे होगी। तो इस ऐसे केस में इस पूरी सरफेस पे जो ये वाली सरफेस है, इस पूरी सरफेस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। इस पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से पास होके या इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस में से आउटवर्ड निकल रहा होगा वो सिर्फ इन दो फेसेस से निकल रहा होगा, जो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, अभी जो पॉजिटिव चार्जेस वाली जो शीट है इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड निकलेगा दोनों तरफ, यानी कि शीट के सामने वाली तरफ भी शीट के पीछे वाली तरफ भी। ठीक है, और दोनों तरफ वो आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दोनों तरफ वो वही होगी जो यहाँ पे ऐसे इंडिकेट की हुई है। ठीक है, आउटवर्ड होगी। अब वो जो क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि सिलेंडर का फेस है, वो जो है वो अगर मैं उसको देखूं तो ये इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस वाले फेस के लिए भी और इस वाले फेस के लिए भी, दोनों फेसेस के लिए वो पैरेलल होगी। तो ऐसे केस में दोनों केस में कॉस जो है वो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो जो फ्लक्स इस तरफ से पास हो रहा है, ठीक है, जो फ्लक्स इस तरफ से पास हो रहा है वो भी ई डेल्टा ए के बराबर होगा, अगर जहाँ पे डेल्टा ए इस फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस सर्कुलर फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है डेल्टा ए, तो जो फ्लक्स इस फेस से पास हो रहा होगा वो ई डेल्टा ए के बराबर होगा, और जो फ्लक्स इस फेस से पास हो रहा होगा वो भी ई डेल्टा ए के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो मैं इसको अलजेब्रिकली सम कर लूँगा, तो मेरे पास वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो गॉसियन सरफेस से आउटवर्ड निकल रहा है। ठीक है, जो कि मेरे पास आ गया ई डेल्टा ए प्लस ई डेल्टा ए, यानी कि फ्लक्स मेरे पास बराबर आ गया है 2 ई डेल्टा ए के। ठीक है, अब गॉसेस लॉ तो ये कहता है कि ये जो फ्लक्स है वो बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, जो गॉसेस लॉ है वो कहता है कि ये जो ये वाला फ्लक्स है वो बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे मैंने क्यू की जगह पे, क्योंकि अब शीट इनफाइनाइट है तो मैं जो है वो उसको उसका टोटल चार्ज तो मैं नहीं बता सकता। अब ये जो सिलेंडर जो उस जितने चार्ज को कवर कर रहा है, मेरे पास इस शीट की क्या है, चार्ज डेंसिटी मौजूद है, और सिलेंडर जो इस शीट में से पास हो रहा है तो वो जो एरिया जो वो शीट का कवर कर रहा है वो है डेल्टा ए। तो शीट के सिर्फ उस एरिया में जितना चार्ज होगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब वो चार्ज कितना है कि जब मैं चार्ज डेंसिटी को उस एरिया पे अप्लाई कर दूंगा, उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वो चार्ज आ जाएगा जो कि गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा है, यानी कि शीट का वो हिस्सा जिसको जो गॉसियन सरफेस के अंदर है उस हिस्से पे, उस शीट के उस एरिया पे, उस हिस्से पे कितना चार्ज है वो चार्ज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और गॉसेस लॉ के तहत जो है वो वही चार्ज यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स है 2 ई डेल्टा ए वो इस केस में मेरे पास बराबर आ जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे जो क्यू चार्ज जो अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज हुआ है गॉसियन सरफेस से वो सिग्मा, यानी कि चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वो एरिया जो गॉसियन सरफेस ने उस शीट का कवर किया हुआ है।
तो यहाँ से फिर ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डेल्टा ए तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब जो 2 लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 12.12 जो आती है वो इस शीट की वजह से, जो हमने शीट ये एज्यूम की है, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देती है किसी भी एक पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस अवे है। अब इसमें अगर हम देखें तो वो जो डिस्टेंस वाला फैक्टर था, आर वाला जो फैक्टर था, वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं रही है। ठीक है, तो अब शीट से आप जितने भी फासले पर हो, अगर ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जो कि थिन और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की है, तो ऐसे केस में इसके आइदर साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई के बराबर होगी और वो इसके बराबर होगी। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, चाहे आप उससे कम फासले पर हो चाहे ज़्यादा फासले पर हो। ठीक है, तो आप उस शीट से कितने फासले पर हैं वो चीज़ डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब ये जो अभी हमने शीट देखी थी इनफाइनाइट शीट, उसमें सिर्फ एक साइड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अगर वो चार्जेस दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अब जो गॉसियन सरफेस जो अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज कर रहा होगा जब वो शीट से पास हो रहा होगा, तो एक साइड वाला भी चार्ज आ जाएगा और जो दूसरी साइड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो वाला भी आएगा। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज पहले था उससे वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे Q की जगह पे 2 सिग्मा डेल्टा ए रखेंगे, क्योंकि अब दोनों तरफ वाले एरिया इनक्लोज हो रहे हैं ना, तो जब हम वो 2 डेल्टा ए रखेंगे तो फिर वो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ऐसे केस के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर बराबर आ जाएगी इसके। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो हमने अभी एज्यूम की थी शीट, वो हमने इनफाइनाइट शीट एज्यूम की थी। वैसे तो हमारे पास प्रैक्टिकली जो है वो ये होता नहीं है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, लेकिन ये जो रिज़ल्ट्स हमने इस मेथड से निकाले हैं, इस चीज़ को आसान करके जो हमने ये जो रिज़ल्ट निकाले हैं, ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो वैलिड रिज़ल्ट देते हैं हमारे पास रियल केसेस में भी। ठीक है, जो अगर हमारे पास फाइनाइट साइज़ की शीट्स होती हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें भी अगर हम उसके यानी कि कॉर्नर्स के करीब हम मतलब कॉर्नर के करीब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मालूम कर रहे हो, बल्कि बीच के किसी हिस्से पे मालूम कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पैरेलल नहीं होती हैं, वो फिर कर्व्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है। तो अगर हम शीट के कोने यानी कि एजेस के करीब कंसीडर नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके सेंटर के करीब अगर हम मौजूद हैं, और सेंटर के करीब किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो कि फ़ासला उससे ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि वो शीट से करीब है, और शीट से ज़्यादा दूर अगर नहीं है, तो उसके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं, काफ़ी हद तक वैलिड होते हैं। ठीक है, तो अब हम तीसरे केस पे चलते हैं, तीसरी एग्जांपल जहाँ पे हम गॉसेस लॉ अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसान तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें तीसरे केस में क्या है, हमारे पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हुई हैं, और ये जो सेपरेशन है वो उनके अपनी लेंथ, उनके अपने साइज़ के कंपैरेटिवली जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और ये जो दोनों जो प्लेट्स हैं उन्होंने इक्वल अमाउंट्स ऑफ जो है वो चार्ज जो है वो कैरी किया हुआ है, और अपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि एक प्लेट पे अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो दूसरी प्लेट पे उतने ही जो है वो पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज के पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। और दोनों प्लेट्स की जो चार्ज डेंसिटी है ऑब्वियसली वो, क्योंकि लेंथ भी सेम है, मतलब एरिया भी सेम है और अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है, तो चार्ज डेंसिटी भी दोनों प्लेट की सेम ही होगी। अब ये जो दो प्लेट्स जब आमने सामने रखी हुई हैं बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस के फासले पर, तो इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पैरेलल होंगी, और सिर्फ जो उनके एजेस हैं वहाँ पे वो कर्व शेप की होंगी, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन जो सेंटर या उसके करीब आसपास का जो पोर्शन होगा वहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पैरेलल होंगी, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो सेकंड एग्जांपल में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, वो हम यहाँ पे जो वो मतलब हमने उसका फॉर्मूला निकाल लिया है, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक शीट नहीं है बल्कि यहाँ पे जो है वो दो शीट्स हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो शीट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। और अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, मुझे इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जानता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगी। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसमें जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है और जो नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, वो दोनों क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में होंगी, पैरेलल होंगी, तो वो सिंपली जो है वो एडअप हो जाएंगी। उनके मैग्नीट्यूड के लिए हम उनको सिंपली अलजेब्रिकली हम उनको एडअप कर सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई और जो नेगेटिव प्लेट की वजह से जनरेट हुई, वो दोनों को जब हम एडअप करते हैं तो हमारे पास जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ये। अब यहाँ पे जो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया, जहाँ पे सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, तो वो उसकी वो तो सिग्मा उसकी चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे जो आर यूनिट वेक्टर है ये वो यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने गॉसियन सरफेस की सारी एग्जांपल्स हमने देख ली, और हमने देखा कि कितनी आसानी से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ, और हमें वो उस लेंदी और टीडियस तरीके पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है, तो जब उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा तो वो हर उस फील्ड पे मौजूद हर पॉइंट पे उस पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस महसूस करेगा। और अगर हमें उस टेस्ट चार्ज को उसकी फील्ड में अगर मूव कराना है या मूव कराएंगे, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगर हम उसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट अगर हम उसको वर्क करवाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जब हम किसी बॉडी को एक्सटर्नली वर्क करके हम उसको एक सर्टेन हाइट तक लेके जाते हैं, तो क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी उसमें वर्क कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होता है वो उस बॉडी में सेव हो रहा होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उस वर्क को रिमूव करते हैं, तो जब हम उसको बॉडी को फिर छोड़ते हैं फ्रीली, तो वो बॉडी जो है वो उस वर्क को वो रिटर्न करती है, या वो वर्क हमारे पास रिकवर होता है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुई होती है वो उतना ही वर्क फिर रिटर्न करती है, वापस करती है, और वो बॉडी उस स्टेट में वापस आती है उस अपनी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट पे। ठीक है, तो यही चीज़ जब इलेक्ट्रिक चार्जेस के अराउंड जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें उनका इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है, तो उसमें भी जो है वो उस केस में भी हमारे पास यही चीज़ होती है जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और ठीक है, और अच्छा, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन हम करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसमें भी जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि भाई इनिशियल हाइट कितनी थी और फाइनल हाइट कितनी है। ठीक है, तो वो आप उसको किसी भी रास्ते से उस हाइट तक लेके चले जाएं, तो वो उसके अमाउंट ऑफ वर्क में कोई फ़र्क नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। आप जिस रास्ते से भी ले जाएं वो वर्क जो है वो उतना ही होगा। तो इसी तरह इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी जो हम वर्क करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसको किस पोटेंशियल से लेके किस पोटेंशियल तक लेके गए हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब ठीक है, अब पोटेंशियल या अब हम पोटेंशियल कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस को ड्राइव करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी पाथ है। ये जो पी क्यू शो हुआ हुआ है फिगर 12.12 में, ये एक आर्बिट्रेरी पाथ है जिसमें एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बहुत ही छोटे से डिस्टेंस के लिए जो मूव किया गया है, और ये मूव हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
जैसा कि देखा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो जो ई की जो डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है, उसके वो मतलब उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अगेंस्ट द फील्ड हम इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो चार्ज की जो पॉइंट चार्ज है उसकी जो फील्ड है वो एफ, उसकी जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो यहाँ पे दिखाई हुई है, उसकी डायरेक्शन भी दिखाई हुई है, और एफ हम जानते हैं कि वो बराबर है ई क्यू नॉट के, ठीक है। क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज का अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो उस पॉइंट चार्ज की है। तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जो है वो उसमें उसको जो है वो बॉडी को मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमने वर्क किया होगा, एक सेकेंड, जो हमने वर्क डन किया होगा उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने के लिए, यानी कि जो ये वाला फासला है छोटा सा जो डेल्टा आर तक का फासला है, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज के बराबर है, ठीक है। ये जो ई है ये इन्होंने गलती से लिखा हुआ है, और ठीक है, ये आ गई हमारे पास फोर्स। फिर फोर्स को क्योंकि रिजॉल्व करना था, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट आएगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग डायरेक्ट करता है, तो उसको कॉस थीटा वाला, उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके उस वो फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड आउट किया है जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, ठीक है, जैसा कि वर्क डन के फॉर्मूले में होता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा आर के बराबर थी, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो थ्रू आउट द डिस्टेंस वो तो वही सेम टेस्ट चार्ज था, तो वो बाहर आ गया, और वैसे भी चार्ज जो है वो स्केलर है तो वो बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेरे पास, तो उसका डॉट प्रोडक्ट आ गया डेल्टा आर के साथ, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट थी। तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और अब ये क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस कंसिडर किया है, और ये डिस्टेंस जो है वो इतना छोटा है कि इस डिस्टेंस पे जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तकरीबन कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि ये आर्बिट्ररी पाथ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट चार्ज की होगी वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी कर रही होगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैंने क्योंकि बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया इस पाथ का, और ये इतना छोटा एलिमेंट है कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तकरीबन कांस्टेंट है, ठीक है। और वैसे अगर हम ये ना भी करें तो हमारे पास क्योंकि हमने अभी जनरली उसमें बात करें, तो अगर हम कांस्टेंट ना भी लें तो भी जो है वो हमारे पास जो डेरिवेशन है उस पर इसका इफ़ेक्ट अभी नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे हालांकि इन्होंने बोला हुआ है एंड द फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इज सेम, ठीक है। वो इतना छोटा एलिमेंट है कि वो तकरीबन, ये वैसे तो पाथ जो है वो एक कर्व पाथ है, लेकिन हमने एलिमेंट इतना छोटा कंसिडर किया है कि वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो जो कर्व वाला जो कर्व है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इतना छोटा एलिमेंट है। और एलिमेंट जो है वो हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा लिया हुआ है तो उस पर जो फील्ड है तमाम पॉइंट्स पे वो तकरीबन सेम है, लेकिन इसका वैसे आगे वाले फॉर्मूले पे इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा वैसे उस पोर्शन पे सेम है, ठीक है, उस एलिमेंट के लिए सेम है। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास फिर जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, तो हमारे पास एक एलिमेंट के लिए जो वर्क का जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे कर्व पाथ की बात करूँगा तो उसके लिए मेरे पास जो है वो जो वर्क है तमाम एलिमेंट्स के लिए वो मैं उनको ऐड अप कर दूँगा, तो वो मेरे पास जो है वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क किसके बराबर है, मैंने समेशन कर दिया हर एलिमेंट के लिए जो वर्क आया था उसको, यानी कि जब मैंने P से Q तक जो मैं गया हूँ उस पूरे कर्व पाथ के लिए मैंने सारे एलिमेंट्स के वर्क को सम कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि वही टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है उसका अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम है, उसी टेस्ट चार्ज को मैं पूरे पाथ पे मूव करा रहा हूँ, तो हर एलिमेंट पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्योंकि सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो जो है वो समेशन के साइन से बाहर आ गया है। और ये जो मैंने वर्क किया होगा ये बेसिकली क्या है, ये उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन के उस चार्ज में सेव हुआ होगा, तो ये जो है वो इसको इस वर्क
को मैंने इस वर्क को फिर हमने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यू क्यू माइनस यू पी, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्यू पे उसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पी पे कम होगा, क्योंकि और हम जो वर्क कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो यू क्यू माइनस यू पी इज इक्वल्स टू वो इस वर्क के बराबर आ गई। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसका हमने फॉर्मूला अभी तक ड्राइव कर लिया, जो कि इक्वेशन 12.13 में हमें बताया हुआ है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है वो मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी को डील करने के बजाय ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है कि हम उसको जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में जो है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कंसिडर करें, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जो कि जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, तो उस टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है या जो हम अमाउंट ऑफ वर्क कंज्यूम करते हैं, उसको जब हम डिवाइड करते हैं उस टेस्ट चार्ज पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उससे, तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे हम आम मायनों में वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट कहलाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट होता है अगर हम किसी यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम अगर किसी का चार्ज है, ठीक है, तो वो अगर हम उस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसको हम मूव करवा रहे हैं, और उस मूव कराने के लिए अगर हमने उसको 1 जूल का वर्क दिया है, ठीक है, तो वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाता है 12.14 में, जिसमें जब हम उसको टेस्ट चार्ज से इक्वेशन 12.13 को जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले टेस्ट चार्ज से, और हमारे पास जो है वो ई डॉट डेल्टा आर का समीशन आ जाएगा तमाम एलिमेंट्स के लिए पूरे कर्व पाथ पर। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस को, लेकिन ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान है, और किसी एक पॉइंट के रेफरेंस से किसी दूसरे पॉइंट का वो जो है वो बता रहा होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू की, यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, वो एक ऐसे पॉइंट के रेफरेंस से होता है जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जब किसी पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो एक ऐसे पॉइंट के रेफरेंस से होता है जिस पॉइंट पे वो पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल 0 के बराबर हो। ठीक है, तो वो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी के, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमारे पास जो है वो जब हम नॉर्मली उसकी बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस वगैरह के हवाले से हम अर्थ को एज अ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी बात करते हैं तो हम एक इनफाइनाइट पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम टेम्परेचर को नाप रहे होते हैं तो उसमें भी हम जो रेफरेंस लेते हैं वो आइस के टेम्परेचर को या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम जो है वो रेफरेंस ले रहे होते हैं 0 टेम्परेचर के लिए, जब हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये भी जो है वो रिलेटिव स्केल होता है। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट स्केल की बात करते हैं तो फिर वो केल्विन आ जाता है, तो उसका भी 0 फिर कुछ और होता है। तो इस केस में भी जो है वो हम जो है वो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं जो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो, यानी कि एक ऐसे पॉइंट के रेफरेंस से हो जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 हो। ठीक है, और ये हम आगे जाके देखेंगे भी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है वो भी 0 होता है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि इन्फिनिटी पे मौजूद हो, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे हमारे पास जो है वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो उस इनफाइनाइट पॉइंट के रेफरेंस से जब हम किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के अराउंड। ठीक है,
तो इसको निकालने के लिए हम जो है हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, जैसा कि फिगर 12.13 में दिखाया जा रहा है। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और उसके एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं B और A। जो B का फासला है पॉइंट Q के सेंटर से, चार्ज Q के सेंटर से, वो RB है, और पॉइंट A का जो फासला है चार्ज Q के सेंटर से, वो RA है। अब ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। और हम जब उसी एक लाइन के अलॉन्ग उसे जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम Q टू A या फ्रॉम B टू A होगी, ठीक है, आउटवर्ड। अब हमने जो है वो इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इर्द गिर्द मालूम करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक छोटे से टेस्ट चार्ज को मूव करवाया है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराने में अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो मतलब चेंज होगी, डिस्टेंस के हिसाब से वो तो चेंज होती रहेगी। तो हमने क्या किया है कि हमने जो है वो इस A से लेके B तक का जो फासला था उसको बहुत सारे छोटे छोटे फासलों में तोड़ दिया है। ये इतने छोटे फासले हैं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो तकरीबन कांस्टेंट होगी, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बेसिकली वो उनके एवरेज डिस्टेंस के यानी कि एवरेज रेडियस पे जो एवरेज रेडियस से जो वैल्यू ड्राइव हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये वो वैल्यू होगी जो हम उस एलिमेंट के लिए कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। उस एलिमेंट पे एक टर्मिनल रेडियस होगा और एक उसका जो वो स्टार्टिंग पॉइंट का रेडियस होगा, ठीक है। तो सिर्फ उस एलिमेंट का जो एवरेज रेडियस होगा उस पे जो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव हो रही होगी उसको हम जो है वो थ्रू आउट द एलिमेंट, वो जो है वो एवरेज को, उस एवरेज को हम थ्रू आउट द एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। और क्योंकि एलिमेंट बहुत ज़्यादा छोटा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ़र्क आ रहा होगा वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, तो हम उसको जो एवरेज वाली वैल्यू उसी को थ्रू आउट द एलिमेंट हम कंसिडर कर लेंगे। तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट पे उसकी एक अपनी अलग जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अब अगर मैं जो है वो उस वर्क की बात करूं जो जब मैंने टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट 1 तक मूव किया, तो वो हम जानते हैं कि वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है, वर्क जो है। और अच्छा, ये अब ठीक है, ये हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला है। हम डायरेक्ट जो है वो पोटेंशियल हम जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया है। अगर हम पॉइंट A से पॉइंट 1 तक मूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई। हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड कर दिया है उस यूनिट चार्ज, यानी कि इस केस में वो टेस्ट चार्ज था तो नीचे डिवाइड हो रहा है टेस्ट चार्ज का Q नॉट, ठीक है। नीचे वाले Q नॉट से ऊपर वाला Q नॉट कैंसिल हो गया है। और इसमें जो है जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है, ठीक है, उसमें हमने जो है वो यहाँ पे जो ये प्लस के साथ आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें जो डिफरेंस वाला जो R का डिफरेंस है अगर हम उसे गौर से देखें तो उसमें जो फाइनल पॉइंट लिया हुआ है वो A लिया हुआ है और जो इनिशियल पॉइंट लिया हुआ है वो 1 लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में आ रही है, यानी कि हम वैसे तो A से 1 मूव कर रहे हैं लेकिन इसमें जो वर्क डन दिखाया हुआ है वो 1 से A तक पार्टिकल, मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो 1 से A तक मूव हो रहा है। तो ये वो वर्क कंसिडर किया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर रही होगी, इसलिए ये पॉजिटिव है। लेकिन जब हम इसको वो कंसिडर कर रहे होंगे कि ये एक्सटर्नल वर्क है तो उस केस में फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जो राइट हैंड साइड पे जो पहली वाली टर्म है वो पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि ये हम वो वाला वर्क कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही होगी जब वो 1 से A तक मूव कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, हम A से 1 तक लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आगे अगली वाली जो टर्म है उसमें नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया गया है। तो ये नेगेटिव साइन एक्सटर्नल वर्क को इंडिकेट कर रहा है और जो बीच वाली टर्म है वो ये उस वर्क
को इंडिकेट कर रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर रही होगी उस पॉइंट चार्ज की। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया है -KQ/r²। हमने इसमें एक तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया है, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसका हमने फॉर्मूला रख दिया है एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, जो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, KQ/r²। अब यहाँ पे जो नीचे जो R आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में जो R था, तो ये जो R है वो अब RA के बराबर नहीं है, ना ही ये R1 के बराबर है। ये उनका कोई बीच का कोई एवरेज डिस्टेंस है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है, और वही वैल्यू जो हम पूरे एलिमेंट पे कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि A से 1 तक वो वैल्यू हम कांस्टेंट ले रहे हैं। और ये बेहतर होता है इस ऐसे केसेस में कि हम जो है वो इसमें एरिथमेटिक मीन के बजाय हम ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर करें। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इसमें किसके बराबर होता है? इस केस में R जो है वो बराबर होगा अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ RA एंड R1। ठीक है, यानी कि पॉइंट चार्ज के सेंटर से लेके A तक का जो फासला है RA, और पॉइंट चार्ज के सेंटर से लेके पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है R1, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट करके जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है इसका ज्योमेट्रिक मीन, और ये वो डिस्टेंस आ जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो वर्क अगेन फिर यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो पहले जो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ रही है वो है जो फील्ड वाला वर्क कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जो इज इक्वल्स टू के बाद ये नेगेटिव साइन के साथ जो लिखा हुआ है ये एक्सटर्नल वर्क है। अब ये जो हमने R की जगह पे R² की जगह पे जो हमने RA और R1 का प्रोडक्ट रखा था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है उसके नीचे ला रहे हैं। तो पहली वाली जो टर्म है उसमें RA ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले RA से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/R1। ठीक है, नीचे R1 बचेगा, और फिर माइनस अब ऊपर वाला जो R1 है वो नीचे वाले R1 से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी टर्म में हमारे पास नीचे जो है वो सिर्फ RA बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस होकर जो है वो -KQ और ब्रैकेट में 1/R1 -1/RA आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये हमने एक्सटर्नल वर्क निकाला है जब हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट 1 तक मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ये पहले एलिमेंट के लिए था। अब इसी तरह से सिमिलरली जब आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास वर्क का फॉर्मूला यही आ जाएगा। जब हम A से 1 तक मूव कर रहे थे तो 1/R1, यानी कि R1 पहले आ रहा था और RA बाद में आ रहा था। अब जब हम 1 से 2 तक मूव करेंगे तो फिर R2 पहले आएगा और R1 बाद में आ जाएगा। फिर जब हम 2 से 3 मूव करेंगे तो फिर R3 पहले आएगा और R2 जो है वो दूसरी वाली टर्म में आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए हमने बाकी जो एलिमेंट्स के वर्क हैं उनके फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह जो nth एलिमेंट होगा उसका जो यानी कि B के करीब होगा, जो लास्ट वाला जो होगा, तो उसमें हमारे पास क्योंकि हम nth उससे जो वो B तक मूव कर रहे हैं तो वो RB माइनस RN हो जाएगा। अब जो टोटल वर्क हुआ है टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराने में, वो इन सारे एलिमेंट्स में जो वर्क हुआ है उसके सम के बराबर होगा। तो हमने ये सारे वर्क डन जो है वो ऐड कर लिए हैं, और ऐड करके हमारे पास जो है वो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऊपर देखा था, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो ये सारे वर्क डन्स को, जो पर यूनिट चार्ज के जो वर्क डन्स हैं, इन सब को जब हमने एडअप किया है तो इसमें जो है अगर मैं ये देखूं, ठीक है, अब इसमें ये वाली पहली वाले वर्क की जो R1 वाली टर्म है ये दूसरे वाले R1 वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये वाली पॉजिटिव थी, ये वाली नेगेटिव। इसी तरह ये जो R2 वाली पॉजिटिव वाली टर्म और ये नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जब हम वर्क डन सारे ऐड करेंगे तो ये R3 वाली टर्म भी अगले उसके R3 वाली से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो Rn वाली जो नेगेटिव टर्म है ये पिछली Rn वाली, जो पिछला वाला एलिमेंट का जो वर्क होगा उसमें पॉजिटिव वाली जो Rn वाली टर्म होगी उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास जो आखिर में आके बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ रहा होगा वो आ रहा होगा इसके बराबर। ठीक है, तो अब ये टोटल वर्क डन था, एक्सटर्नल वर्क डन है जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड है टोटल, वो इसके बराबर है।
अब क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क है तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी वो है जो वो रिटर्न में वर्क करेगी। ठीक है, ये रिकवरी वर्क होता है। तो वी बी माइनस वी ए अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का के क्यू 1/RB माइनस 1/RA, क्योंकि अब हम जो है वो एक्सटर्नल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया। ठीक है, और वी बी माइनस वी ए, ठीक है, पोटेंशियल पॉजिटिव है क्योंकि बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पे पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें जो है वो मैं अगर ये अज्यूम करूं कि जो पॉइंट ए है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में मौजूद है और ये पॉइंट वो है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। अगर ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है तो इस केस में जो वी ए होगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आर ए जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। जब मैं आर ए की जगह पे इन्फिनिटी रखूँगा तो 1/इन्फिनिटी हम जानते हैं कि वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो ये वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे पास जो फिर नेट जो इफ़ेक्ट आएगा वो आ जाएगा वी बी इज़ इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर बी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक ऐसे पॉइंट बी पे जिसका डिस्टेंस आर बी है। तो अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो जनरलाइज फॉर्म में ये हो जाएगा, वो अगर कोई भी पॉइंट हो जो कि पॉइंट चार्ज से एक आर डिस्टेंस पे मौजूद है तो वी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ये एक जनरल टर्म हो जाएगी। अब ये जो हम एनालिसिस कर रहे थे इसमें वो पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे प्लस का के क्यू अपॉन आर आया है। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज के अराउंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चार्ज के करीब किसी टेस्ट चार्ज को, हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे होंगे तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही होगी। जब मैं एक्सटर्नल वर्क को रिमूव करूँगा तो वो उसको रिपेल करेगा और वो उसको दूर फेंकेगा। ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज के करीब लेके जाऊंगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो और मतलब वो अंदर की उसका क्योंकि अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन की वजह से वो उसकी यानी कि उस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी जो कि टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज है। तो इस वजह से ये मतलब ये नेगेटिव साइन बेसिकली अट्रैक्शन को शो कर रहा है और पॉजिटिव साइन रिपल्जन को शो कर रहा है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें जो पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो प्लस के क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, और जो जब नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे होंगे तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन आर होगा क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ये जो पोटेंशियल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल 12.7 में वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल का मतलब यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एंड फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उन चार्जेस की वजह से जो कि एक स्क्वायर के एंड्स पे कोने कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, दो 5 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं ए और सी पे और दो 3 माइक्रोकूलम के नेगेटिव चार्जेस हैं। वो 5 वाले तो पॉजिटिव थे और दो नेगेटिव चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम के जो कि पॉइंट बी कॉर्नर बी और कॉर्नर डी पे रखे हुए हैं। अब हमें जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट फाइंड करनी है एक ऐसे पॉइंट पे जो इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे मौजूद है जिसे इन्होंने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और डायगोनल की लेंथ इन्होंने हमें बताई भी है कि दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह जो इंडिविजुअल फासला आ जाता है पॉइंट ओ से हर कॉर्नर का वो 15 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, अब हम जो है वो सबसे पहले तो हम अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम सबसे पहले तो ओ पर पोटेंशियल निकालते हैं उन चार्जेस की वजह से जो कॉर्नर ए और कॉर्नर सी पे रखे हुए हैं। अब क्योंकि ठीक है दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो प्लस के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे
और जो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो सी की वजह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, वो दोनों को हम ऐड अप कर जो चार्ज ए और चार्ज सी की वजह से है। अब हम पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो बी और डी की वजह से है। अब बी और डी क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर उन्होंने ऐड करते हुए दिखा दिया था, यहाँ पे इन्होंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो -3.6 10⁵ वोल्ट्स आ गई है। इसे हम जो है वो दोनों को अब हम ऐडअप कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों को जब हम ऐडअप कर देंगे यहाँ पे 10⁵, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर 10⁵ है, इन्होंने सिर्फ 6 जो है वो गलती से लिखा हुआ है। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐडअप कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल ये आ जाएगा 2.4 10⁵ वोल्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्होंने पहला पूछा हुआ था एब्सोल्यूट पोटेंशियल, वो हमने पॉइंट ओ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो है वो हम जानते हैं कि यानी कि सिमिलर पोलैरिटी के चार्जेस जो है और सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ जो है वो अपोजिट साइड्स पे रखे हुए हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगी। यानी कि जो प्लस का 5 वाला जो ए पे है वो प्लस का 5 वाला जो सी पे है, वो दोनों जो वो दोनों पॉइंट ओ पे एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेंगे, क्योंकि चार्जेस सेम है, पोलैरिटी भी सेम है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगी। यही चीज़ जो है वो जो चार्जेस बी और डी पे मौजूद है उनके लिए भी यही होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी पॉइंट ओ पे वो ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि जो चारों चार्जेस हैं वो एक दूसरे की जो अपोजिट पे जो चार्जेस मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तो नेट फील्ड जो है वो पॉइंट ओ पे वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अगली वाली एग्जांपल में चलते हैं। अगली एग्जांपल 12.8 में वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एक इलेक्ट्रॉन की, और ये वेलोसिटी उसने कैसे एक्वायर की है, बाय फॉलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको 2000 वोल्ट्स का प्रोवाइड किया गया था उसकी वजह से उसने ये वेलोसिटी एक्वायर की है। वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा ई, और अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूंगा तो वो वर्क डन बराबर आ जाएगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। ये वो वर्क डन है जो 2000 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंज्यूम हुआ या हुआ है। अब ये वर्क डन कंज्यूम किस में हुआ है ये इन्होंने बताया हुआ है कि वेलोसिटी एक्वायर करने में। वेलोसिटी एक्वायर करने में मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में यूज़ हुआ है। तो अब उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि ये वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि सारा का सारा वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है। तो अब सिंपल हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, तो सारी चीज़ें नोन है। सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 8.4 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर 2000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी वेलोसिटी जो है वो उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम जो है वो रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान। तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन ऑफ फोर्स दिखाई हुई है जो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हमें दिखाए हुए ए से बी तक। ये कर्व फोर्स है, और इसमें जो है वो हम जो है वो जो पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एलिमेंट है, जो कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान वाला जो पोर्शन दिखाया हुआ है जिसको ये डेल्टा एस कह रहे हैं, यानी कि बहुत एक छोटी सी आर्क लेंथ है इस लाइन ऑफ फोर्स पे। ठीक है, और ठीक है, अब अगर कोई टेस्ट चार्ज वो स्मॉल ए से स्मॉल बी तक मूव किया जाता है, ठीक है, एक जो कि और ऑब्वियसली लाइन ऑफ फोर्स पे है, तो इसका मतलब वो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट उस पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है,
तो इस डेल्टा एस पे अब इसमें भी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही होगी। तो इस डेल्टा एस पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया होगा उसको ए से बी तक मूव कराने के लिए, वो हम जानते हैं कि वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम एक्सटर्नल वर्क की बात करें तो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और आगे जो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है वो वर्क डन है जो कि फील्ड कर रही होगी। तो एफ़ की जगह पे हमने क्यू नॉट ई लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उस पर वर्क हो रहा है। तो क्यू एफ़ को रिप्लेस कर दिया क्यू नॉट ई से, और फिर ये हमने वर्क डन वाली वैल्यू उठा के पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में रखी है। तो जिससे क्यू नॉट और क्यू ऊपर वाला क्यू नॉट और नीचे वाला क्यू नॉट कैंसिल हो गया है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की का फॉर्मूला आया है वो आ गया है माइनस ई डेल्टा एस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है। अब हमें यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो बराबर आ जाती है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस। है कि ये जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आने वाला चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। और इस ये तो हमने ये लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल एज्यूम किया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के पैरेलल नहीं है बल्कि वो किसी और डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिर वही कंपोनेंट आएगा जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि जो अगर मैं इस फॉर्मूले को गौर से देखूं, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इसमें जो डेल्टा वी है पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी वेक्टर है। तो जो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ भी आ रही है, ठीक है। तो जब मैं तो हमारे पास यही होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या फिर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। तो जब मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वो कंपोनेंट आएगा जो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है। जब मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वो वाला कंपोनेंट आएगा जो वाई डायरेक्शन में, और इसी तरह जेड के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है वो बराबर होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन का आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगली एग्जांपल में चलते हैं। एग्जाम्पल 12.9 में ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन था जो कि बीच में मौजूद है, किसके बीच में मौजूद है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि 0.5 सेंटीमीटर के फासले से सेपरेट हुई हुई हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जो एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के मुकाबले में 60 वोल्ट्स ज़्यादा पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मेंटेन हुई हुई है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट्स का है, और वो कितने फासले पे मेंटेन किया हुआ है, वो 0.5 सेंटीमीटर पे मेंटेन किया हुआ है। तो यानी कि जो डेल्टा एस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और जो वोल्ट है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट का है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय ई आ जाएगा। और हम जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस के, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है ऊपर वाली इक्वेशन से उठा के, और सारी चीज़ें मौजूद हैं वो उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बेसिकली एक एनर्जी का यूनिट है, और जब हम किसी मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करते हैं किसी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू,
तो उसकी एनर्जी को नापने के लिए आमतौर पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये जो जनरली, क्योंकि जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, तो उनकी एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट की होती है, तो उसके लिए जो है वो जो प्रॉपर जो बेहतर यूनिट है उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एक एनर्जी का यूनिट है। और वो किस तरह से ड्राइव हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अगर ये किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले को गौर से देखूं तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस वो बेसिकली एक एनर्जी है। ठीक है, और ये वैसे भी वर्क डन के बराबर होता है और वर्क डन एनर्जी है, तो यहाँ से बस ये हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ये जो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक एनर्जी है। तो अब जब मेरे पास चार्ज की जगह पे जब मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूँ और पोटेंशियल डिफरेंस की का जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये एक एनर्जी है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ठीक है, क्योंकि क्यू लिखा हुआ था तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आएगी, और डेल्टा वी अगर है 1 वोल्ट। ठीक है, तो वो मेरे पास फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल्स में आ जाती है इतनी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो उतनी एनर्जी है कि जितनी दरकार है एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस उसका, यानी कि उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे अगेंस्ट द फील्ड इतना मूव कराया जाए कि उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से चेंज हो जाए, तो उस अमाउंट ऑफ वर्क को जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ वर्क या वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी उसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 1 वोल्ट से चेंज करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज है अगर वो 1 वोल्ट के बराबर हमें अचीव करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या उस पर जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और वो कितने जूल्स के बराबर होता है, वो 1.6 10⁻⁻⁹ जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, और ये एक एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, एग्जाम्पल 12.10 देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसने इतनी स्पीड एक्वायर कर ली है, 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकंड की इसकी स्पीड दी हुई है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसने इतनी स्पीड एक्वायर कर ली है, अब इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब स्पीड की बात आ रही है तो मतलब यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो बस एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वेलोसिटी हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो वो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी। अब इन्होंने क्या बोला है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालनी है। तो अब ये जूल्स में हमारे पास आई है, तो जब हम इसको 1.6 10⁻⁻⁹ जूल से डिवाइड कर देंगे, जो कि बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो हमारे पास ये जो एनर्जी है वो 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो वो निकालने के लिए उसको उस नंबर से ये 1.6 10⁻⁻⁹ जूल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कन्वर्जन फैक्टर है ये। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं 12.13। उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात कर रहे हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो सरफेसेस होती हैं जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई किसी टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाते हैं तो उस पर किसी किस्म का कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो उस पूरी सरफेस पे जो है वो पोटेंशियल सेम होता है। और ये सरफेसेस ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के
परपेंडिकुलर होती हैं, या जिसमें जो है वो वेक्टर जो वेक्टर ए मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमने देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो ऐसी सरफेसेस होती हैं कि डिस्प्लेसमेंट के, तो ऐसी सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क भी ज़ीरो होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसी सरफेसेस जिस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम हो, ऐसी सरफेसेस को हम जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो है वो नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर किसी किस्म का कोई वर्क नहीं होता, और ना ही उसके पोटेंशियल में कोई फ़र्क आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं हर पॉइंट पे। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एग्जिस्ट करता है उस हर पॉइंट पे जो है वो ये परपेंडिकुलर होती है। और कुछ कन्फिग्रेशंस के लिए इन्होंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो डॉटेड लाइन से यहाँ पे प्लॉट की हुई हैं ये डायग्राम में समझाने के लिए। जिसमें पहला जो पार्ट ए है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसके अराउंड जो है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की सूरत में जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उन्होंने शो की हुई हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, जिसमें राइट साइड वाला नेगेटिव चार्ज है और लेफ़्ट साइड वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी भी डॉटेड लाइंस की मदद से जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो शो की हुई हैं। अच्छा, ये 3 डायमेंशनल होंगी, ये इन्होंने 2 डायमेंशन पे शो की हुई है, इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है वो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो अगर एक डिस्टेंस से सेपरेट आउट हुए हुए तो उसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो इन्होंने डॉटेड लाइन से वो भी प्लॉट की हुई है। तो ये पार्ट सी में जो है, ठीक है। तो ये हमारा, तो आज की वीडियो के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आके एंड हो गए। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स वाला जो टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।